वेलकम टू जागत बिजनेस। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप ये शो देख रहे हैं फाइनेंस के फंडे, जिसमें कि हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, बाजारों की और आपसे रिलेटेड कुछ ऐसे मुद्दों की जिनके बारे में आपको जानने की बहुत बहुत इच्छा होती है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, सिद्धार्थ शर्मा फ्रॉम मनी ट्री पार्टनर्स। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जी सर, हम शुरुआत बाजारों से करेंगे। बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो थोड़े से परेशान हैं, बिकॉज कभी बाजार एकदम से नीचे आ जाता है, कभी एकदम से हाई बना देता है। तो ऐसे में किसी को अगर नया निवेश करना हो तो उसको कैसे, किस स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करना चाहिए? देखिए मोहिनी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉलेटिलिटी का कारण क्या है। मार्केट्स हर बार अगर वॉलेटाइल रहते हैं तो वॉलेटिलिटी के कारण होते हैं। कभी कोई यूक्रेन रशिया वॉर कारण बन जाता है, तो कभी इजराइल हमास कारण बन जाता है, तो कभी इजराइल ईरान बन जाता है, या कभी फिर जनरल इलेक्शन ही कारण हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स को ये समझना तो बहुत ज़रूरी है कि वॉलेटिलिटी तो एक मार्केट की प्रक्रिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक को उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इट इज़, मार्केट्स कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकते, या तो सिर्फ ऊपर जाए या नीचे जाए। तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जिस समय हमारा ये टीवी शूट चल रहा है इस समय, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इवेंट है इस कंट्री में जो ये कंट्री फेस कर रही है, जो कि है जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एक सत्ता कौन सी आएगी, क्या आएगी, ये डिसाइड करेगी। इससे बहुत सारे अलाइंसेस इंटरनेशनल लेवल पे भी डिसाइड होते हैं, जैसे इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन, इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन, इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, और उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉलिसीज़ आए होंगे, बाहर के कैसे निवेश आएगा इंडिया में, ये भी एक जनरल इलेक्शन ही डिसाइड करता है। क्योंकि इतनी सारी इवेंट्स साथ साथ चल रहा है ये जो जनरल इलेक्शन से रिलेटेड, तो जिसके कारण मार्केट्स का वॉलेटाइल होना बहुत संभावित एक इवेंट है। और इसमें अगर इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि किस तरीके से निवेश करना है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वॉलेटिलिटी में बिहेव कैसे करना है। क्या वॉलेटिलिटी में मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, या क्या वॉलेटिलिटी में मार्केट्स नीचे जाएगी, या मार्केट स्टेबल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग साइकिल्स में मार्केट्स नीचे गई हैं। इनफैक्ट आज भी मैं बोलूँ तो मार्केट्स नीचे गई हैं। इन्वेस्टर्स को सबसे पहले ये समझना है कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना है। ऐसा नहीं है कि आज लगाया, आपका प्रॉफिट आया 2 दिन में और आप निकाल लें। ऐसा कभी भी कोई इवेंट नहीं हो सकता, या ऐसा कभी भी कोई एक प्रोसेस या एक विचारधारणा नहीं हो सकती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये जो मार्केट्स की उथल पुथल है, आप उसको क्लोजली मॉनिटर करें। इनफैक्ट मैं इन्वेस्टर्स को आज एक बहुत बड़ी सलाह दूंगा, कभी कभार मार्केट में एक्शन ना लेना भी अपने में एक एक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट्स में हर बारी आप निवेश करें। आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभार आपको मार्केट से दूर रहकर मार्केट को सिर्फ क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है, और फिर उसके बाद आपको निवेश करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस समय निवेश ना करें। निवेश आप डेफिनेटली करें। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो उथल पुथल जो भी मार्केट्स में आ रही है, मार्केट्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है बाय करने की। और इस समय अगर आपको बाय करना है तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका पैसा होना चाहिए वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है कि जनरल इलेक्शंस जब जून 4 को ख़त्म होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, फिर एक बजट आएगी, फिर अलग टाइप के अलाइंसेस होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है यूएस पेंशन फंड का। इनफैक्ट मैं आपको, दर्शकों को और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में कनाडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बेनिफिशरी इंडिया है जहाँ वो पैसा आएगा। और क्योंकि वो पैसा आएगा, उसके सामने ये जो थोड़ी बहुत जो उथल पुथल जो चल रही है, जो हम एक इंडेक्स से नापते हैं जिसको बोलते हैं विक्स इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि शायद अभी 15 के आसपास चल रहा है। जी सर, आज 17 के करीब था। इनफैक्ट आज 17 हो गई है, कल ये 15 थी। तो ये तो एक लाजमी चीज़ है, बट इतने छोटे छोटी वॉलेटिलिटी से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया का इनफैक्ट जो मार्केट है, वो गवर्न होता है उसके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से। और जिस तरीके से आपके रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट्स में या म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में, जिस तरीके से फोलियोज खुल रहे हैं, जो एम्फी का डेटा आता है, वो क्लियर कट ये बता रहा है कि इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत जागरूक हो रहे हैं, और इस कंट्री की जो कैपिटल मार्केट्स है वो बहुत रेजिलियंट और स्टेबल हो रही है। और जैसे जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो ये टीवी शोज़ करवाते हैं, जिससे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है, उससे ये और देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के माध्यम से लोग और इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट इतना स्ट्रांग हो रहा है, जब इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स इतने स्ट्रांग हैं,
मैं व्यूअर्स को और दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स से मेरा ये मतलब है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो एक अर्थव्यवस्था को डिसाइड करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन फिगर क्या है, जैसे जीडीपी फिगर क्या है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, जैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कहाँ है क्या है, जैसे बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, क्रूड की क्या स्थिति चल रही है। अगर ये पैरामीटर्स आपके हाथ में है, ये फेवरेबल है, तो फिर ये छोटी ऊपर नीचे उथल पुथल से ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। आप इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें और आप प्रॉपर कॉन्फिडेंट होकर निवेश करें, और आप देखेंगे कि आपको एक साल के अंदर, अभी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 15% के आसपास का रिटर्न आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वॉलेटाइल मार्केट है, अगर डिप आती है तो बाय करना चाहिए हमें ऐसे में। तो ऐसे में अगर किसी को म्यूचुअल फंड बाय करने हो तो इस टाइम पे क्या डेट फंड्स में जाना सही रहेगा? वेल, अच्छा क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन से एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, क्योंकि जो डेट फंड्स के जो रिटर्न है ना, इस समय 7-7.5% के आसपास आ रहे हैं। और मैं इसको अपने पुराने क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट जियोपॉलिटिकल पैरामीटर से भी बहुत कुछ डिटरमाइन होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेड कहते हैं, अगर वो रेट कम करेगी तो इंडिया में भी रेट कम होंगे, और उसके कारण मार्क टू मार्केट में डेट फंड के रिटर्न जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी डेट फंड्स के रिटर्न लेट से 7-7.5% आ रहे हैं, तो अब 8% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज से 2 महीने के बाद उनके रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डेट फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। अगर आपका होराइजन लंबा है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 to 5 ईयर्स का अगर आपका होराइजन है, मैं आपको बहुत लिखित दे सकता हूं कि आप इंडियन इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक। आप इस कंट्री की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। पूरा वर्ल्ड इस समय इंडिया की जो 10 ईयर्स होराइजन जो है, 10 ईयर्स की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इस तरीके के जिस तरीके के कंप्लाइंसेस बन रही हैं, या एफडीआई के जो निवेश के नए नए पॉलिसीज़ और पैरामीटर्स बन रहे हैं, हर एक स्टेट अपनी दूसरी स्टेट से कंपटीशन कर रही है कि कौन अपना ज़्यादा मैक्सिमम एफडीआई लाएगा या अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग को बेटर करेगा। अगर ये सारे पैरामीटर्स चल रहे हैं, तो इस कंट्री में एक्चुअली निवेश आने के आ भी रहा है। और इनफैक्ट आफ्टर जनरल इलेक्शंस, जब एक स्टेबल गवर्नमेंट सेंटर पे बन जाएगी, तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा निवेश आएगा, और जिसके कारण आप इक्विटी मार्केट में आप बेधड़क होकर आप पार्टिसिपेट करें। आप अपना इन्वेस्टमेंट देखिए, सुचारू रूप से मॉनिटर करें। अगर डिप्स आ रही है तो आप उसमें बाय करें आराम से। हाँ, और आप देखते रहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लगा के भूल जाइए, आप देखते रहिए कि मार्केट्स कहाँ बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, और बेधड़क होकर, कॉन्फिडेंट होकर आप इन्वेस्ट करें। यू विल सी दैट देयर विल बी अ गुड रिटर्न्स कमिंग आउट फ्रॉम योर पोर्टफोलियोज। बिल्कुल। सर, हालांकि यूएस फेड ने तो पिछली कई बार से अपनी जो ब्याज दर है वो ना तो घटाई है ना बढ़ाई है, और अभी आगे तो कोई संकेत नजर आ नहीं रहे हैं कि क्या करने वाला है, क्योंकि इतनी सारी जियोपॉलिटिकल इतनी चीजें चल रही हैं। इसको देखते हुए कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम होने की बजाय हो सकता है दोबारा से वापस से रिटर्न यू टर्न ले ले। हालांकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव हैं फिलहाल। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि हमें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए और इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, तो आपकी कोई ऐसी 3 टॉप म्यूचुअल फंड जो आप हमारे दर्शकों को दे सके? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस समय मैं इसको ना बाइफरकेट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई मुझसे बोले कि अगर मेरे पास 3 से 5 साल का होराइजन है और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करूँ? अगर आप मुझसे ये पूछते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप इंडिया का जो ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे इस समय कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा डबल होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। इसके अलावा एक आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निवेश आने के चांसेस हैं इंडिया में। इनफैक्ट जिस तरीके से पीएलआई स्कीम ने अपने इंडियन इकोनॉमी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रही है, बहुत सारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट इंडिया में आ रहे हैं। आप देखेंगे ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बम्बार्डिंग थीम है। अगर आप इन सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा एक मेरा जो बहुत फेवरेट थीम है वो है डिफेंस। डिफेंस में बहुत सरकार ने काम किया है, बहुत सारे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बन रहे हैं। डिफेंस में एफडीआई इंक्रीज़ हो चुका है। अगर आज मैं देखता हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर्स से बात करता हूँ,
लोग मुझसे, हम लोगों का जो डिस्कशन है वो सिर्फ यही चलता है कि किस तरीके से डिफेंस में पेनिट्रेट किया जाए। डिफेंस चाहे वो इक्विपमेंट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस के फॉर्म में हो। तो मेरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जहाँ आप 3 से 5 साल में देखेंगे आपका पैसा बहुत ज़्यादा डेवलप बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे फंड हाउसेस ने तो अब पिछले 1 साल के अंदर डिफेंस के नए नए NFOs लेकर आए हैं इनफैक्ट। और दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग के इतने NFOs आ रहे हैं आजकल, वो इसलिए आ रहे हैं कि इनफैक्ट फंड मैनेजर्स भी इतने बुलिश हैं इन सेक्टर्स पे, जिसके कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, NFOs आ रहे हैं और लोग निवेश कर रहे हैं। यानी कि थीमेटिक फंड्स की तरफ लोगों को, थीमेटिक फंड्स बहुत एग्रेसिव फंड्स होते हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करें, जहां आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है इंडिया की ग्रोथ ट्रिजेक्टरी पे, और तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप इनमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। सर जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स को लेके बहुत सारे नए नियम आए हैं। उनमें से कुछ नियम तो केवाईसी को लेकर हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान भी हैं कि अगर केवाईसी में उनका वेरीफाई हो गया है, वैलिडेट हो गया है, अब किसी के पास लिखा रहा है कि ऑन होल्ड है, वो अपनी पोजीशन निकाल नहीं रहा है, वो अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसे लेकर आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये क्या नियम है और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए एक्चुअली। देखिए 1 अप्रैल 2024 से कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं केवाईसी को लेकर। मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। वन इज़ केवाईसी वेरिफिकेशन, वन इज़ केवाईसी वैलिडेशन एंड तीसरा है केवाईसी ऑन होल्ड। बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि वो अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो निवेश नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप करें क्या। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका केवाईसी वैलिडेटेड स्टेट में है, अगर आप CVL KRA की वेबसाइट पर जाएं और आप देख रहे हैं कि अगर आपका केवाईसी वैलिडेटेड स्टेट में है तो आप इन्वेस्टमेंट्स बिना किसी इश्यूज़ के आप कर सकते हैं। आप किसी भी फंड हाउस में जा सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड स्टेट में है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सवाल ये होता है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं फोलियोज में कर सकते हैं जहां ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हुए हैं। आप नए फंड हाउसेस में जिनके नए फोलियोज हैं आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये होता है कि केवाईसी वेरीफाइड है और अगर आपको केवाईसी वैलिडेट कराना है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको आधार बेस्ड केवाईसी अपना बनवाना पड़ेगा। अगर आप आधार बेस्ड केवाईसी बनवाएंगे तो आपका जो केवाईसी का जो वैलिडेशन है वो हो जाएगा थ्रू OTP। तो और जैसे ही आपका OTP के थ्रू वैलिडेशन हो जाएगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने आज तक किया था। तीसरा जो केस आता है वो आता है केवाईसी ऑन होल्ड। ये एक इशू है जिसके कारण काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान हैं। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि आप दोबारा से केवाईसी बनवाएं, आप अपना आधार बेस्ड केवाईसी बनवाएं। मेक श्योर कि आपका आधार से फ़ोन नंबर लिंक्ड हो, जिससे अगर OTP की ज़रूरत पड़े तो आपको OTP मिल सके। उस ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के आसपास का आजकल टाइम लग रहा है केवाईसी बनवाने में। एक बार आपका केवाईसी बन जाएगा और वो वैलिडेट हो जाएगा, वह आप उसमें निवेश कर सकते हैं। NRIs को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि NRIs के पास तो आधार ही नहीं होता, काफ़ी NRIs के पास, वो क्या करें। तो मैं इस पोर्टल के माध्यम से हर एक NRI कम्युनिटी को मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप डरिए मत, आप तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उस केस में आपको, अगर आप लेट से नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप 3 फंड हाउसेस चूज़ कर रहे हैं अलग अलग, जिसके अलग अलग फंड्स हैं, तो आपको अलग अलग केवाईसीज देना पड़ेगा उन तीनों फंड हाउसेस में। एक बार आप दे पाएंगे उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो घबराइए मत, मैं ये नहीं कह रहा कि NRIs इन्वेस्ट नहीं कर सकते, NRIs डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर NRIs का आधार है तब तो उनका प्रोसेस बहुत सिंपल है, फिर तो उनका केवाईसी वैलिडेट हो जाएगा। अगर उनके पास आधार नहीं है, उनका फिर केवाईसी वेरीफाइड स्टेट में ही रहेगा और आपको अलग अलग फंड हाउसेस में अपना केवाईसी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HUF में और कॉर्पोरेट्स में, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, उनका अभी भी वही पैरामीटर्स है जैसे पहले था। अगर उनका केवाईसी वेरीफाइड भी है, वो उसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों को और व्यूअर्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घबराइए, मैं यही कहूँगा कि आप इस प्रोसेस को समझिए
और समझने के बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप अपने वेल्थ मैनेजर को कंसल्ट कीजिए, आप अपने बैंकर को भी कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी केवाईसी को लेकर कोई दिक्कत है तो उसको क्या करना चाहिए जिससे केवाईसी वैलिडेटेड स्टेट में आ जाए और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी हैसल्स चल सके। तो ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा मुझसे, जो इस समय एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। एक पैरामीटर आया है और वो ये है, आपका जो इन्वेस्टमेंट जिस नाम से हो रहा है एग्जैक्टली और आपका जो पैन पे जो नाम है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का मिडिल नेम होता है, जैसे मनोज कुमार गुप्ता, कुछ लोग उसको मनोज के गुप्ता भी लिखते हैं और कुछ लोग उसको मनोज गुप्ता भी लिखते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को, इस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म करने के लिए द रेगुलेटर ने बहुत क्लियरली बोला है कि अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स आपका नाम सेम होना चाहिए। अगर आपका नाम मनोज कुमार गुप्ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी मनोज कुमार गुप्ता के नाम से ही होंगे। तो दर्शक और या व्यूअर्स, अगर आपके नाम में ये दिक्कत है तो आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। मैं आपको सलाह यही करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी आप अपना नाम चेंज करवा लीजिए और जो आपके पैन पे नाम है वही आप अपना इन्वेस्टमेंट पे भी नाम करवा लीजिए। कह लो या फिर आरबीआई कह लो या फिर ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब काफ़ी एक्टिव हो गई हैं इन सब चीज़ों को लेके। हालांकि ये जो सेकंड रूल है जो 1 मई से लागू हुआ है, ये वाले में तो शायद ऐसा है कि जो हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट होंगी उसमें आपका नेम मिसमैच के Correct. दिक्कत आएंगी और जो पुरानी जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं उन पर कुछ हार्म नहीं होगा लोगों का। करेक्ट जी सर। सर वैसे ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए और ऑफ कोर्स इनसे उनको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो सर म्यूचुअल फंड की हम जब बात कर ही रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में वापस आपसे वही कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि मुझे 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताएं जिनमें लोगों को अगर ऐसे मार्केट में अब शुरुआत करनी हो जहां पर अब कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि जो निफ्टी है वो 23,000 के आंकड़े को तो वैसे ज़्यादा दूर था नहीं, जब वो 800 के ऊपर जाके उसको छूने के करीब ही था, तो 23,000 कभी भी जा सकता है और इनफैक्ट उससे आगे की भी लोगों की वो है। सेंसेक्स को 1 लाख कब से बोलते आ रहे हैं, हम तो शायद अपने शो में कब से बात कर रहे हैं 1 लाख की, वो भी ऐसा लग रहा है कि 75,000 तो टच कर चुका है, तो अब आने वाला है। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ूंगी गोल्ड को, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और हमने अभी अभी देखा कि गोल्ड का जो स्तर है वो अपने उच्चतम स्तर को छू चुका था। Correct. इतना ऊपर जा चुका था गोल्ड। तो ऐसे में अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसको कैसे परसेंटेज को मेंटेन करना चाहिए, कैसे कितनी इक्विटी रखे, क्या म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड एक्चुअली चूज करे और उसके अलावा जो गोल्ड है उसका कितना पोर्टफोलियो में अपनी हिस्सेदारी रखे। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं अपना सेकंड पार्ट से आपका आंसर देना चाहूँगा कि गोल्ड का क्या सीन चल रहा है इस समय। गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और उसके पीछे रीज़न है, इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार बात हो चुकी है और मैं दोबारा वही चीज़ दोहराऊंगा। गोल्ड के बढ़ने के कुछ कारण होते हैं और इन्वेस्टर्स को या निवेशकों को वो कारण समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है या कोविड या कोरोना जैसी महामारी फैलती है और उस समय एक बहुत ही डावाडोल स्टेट या एक बहुत असमंजस की या बहुत ही स्केप्टिसिज्म आ जाती है कि अब क्या, उस समय बहुत पैसा गोल्ड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गोल्ड को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन माना गया है। जैसे अभी देखा गया था, एक इजराइल में बहुत बड़ी एक इशू आ रही थी जिसके कारण गोल्ड ने एक बहुत उच्चतम रिकॉर्ड हाई छू लिया था और वहाँ इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी देखी गई थी। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही एक मल्टी एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखना है तो मैं आपको आपको एक ब्रह्मांड देना चाहूँगा, ब्रह्मास्त्र देना चाहूँगा। एक फ़ंड है जो कि एक हाइब्रिड कैटेगरी का बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ंड होता है जिसको बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड। ये एक ऐसा फ़ंड है जिसमें इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना है, वो अपना पैसा आँख बंद करके डाल सकता है, जिसमें फ़ंड मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? इस फंड के अंदर इक्विटी भी है, इस फंड के अंदर डेट भी है, इस फंड के अंदर गोल्ड भी है, इस फंड के अंदर कमोडिटीज़ भी है, इस फंड के अंदर इंटरनेशनल फंड्स भी है। अगर गोल्ड का जो रिटर्न्स है अगर वो बढ़ रहा है और फंड मैनेजर को ये लग रहा है कि उसको अपना गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाना है तो वो अपना गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ा सकता है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो गोल्ड के रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जिनके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक का आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मिराई का आया है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा मैन्युलाइफ का आया है,
DSP का आया है, वाइटो कैपिटल्स का आया है, इन लोगों और ICICI का तो मल्टी एसेट एलोकेशन बहुत पहले से ही आ गया था। ये जो फंड्स हैं, इनफैक्ट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो हैं एक प्रॉपर तरीके से अपनी एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे और आप ये जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं इनको आराम से क्रॉस ओवर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी भी एसेट है जो परफॉर्मेंस दे रही है विज अ विज इक्विटीज़, जैसे गोल्ड फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके आप उसकी ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो मेरे गोल्ड का एक जो एग्जाम्पल है वो मतलब आंसर होता है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अगर लेट्स से किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करें, मैं इन्वेस्टर्स को इस समय बोलूँगा कि आप फ्लेक्सी कैप जो एक कैटेगरी है जो ऑलमोस्ट लार्ज कैप बायस्ड है, जिसके अंदर 60 से 70% का लार्ज कैप कैटेगरी होती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं करें अगर आप इस समय, तो आप देखेंगे कि वहाँ से भी काफ़ी रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में 70% तो लार्ज कैप होता है और बाकी का 30 से 40% मिड एंड स्मॉल कैप होता है। तो आप वहाँ से भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में, आप मल्टी एसेट एलोकेशन से भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आपको थोड़ा कॉन्जर्वेटिव तरीके से चलना है तो आप डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको 7.5% का YTM या 8% का YTM जिसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, वो आपको आराम से मिल सकती है। तो फिर मुझे सवाल ये खड़ा होता है, इनफैक्ट मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, तो डर किस बात का है? जब आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, हर एक मार्केट के अलग अलग फेज़ को केटर करने के लिए आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, फंड मैनेजर्स बैठे हैं, वेल्थ मैनेजर्स बैठे हैं, तो फिर इन्वेस्टर्स परेशान किस बात के लिए? सर वो परेशान सर इस बात से है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज ये भी एक डर का मुद्दा होता है कि जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो तो आपको ये समझना मुश्किल होता है कि आपको ऑप्शन में से क्या चूज़ करना है, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। इसीलिए हम आप जैसे वेल्थ मैनेजर्स को बुलाते हैं ताकि आप लोग आके हमारे निवेशकों को अच्छे से गाइड कर पाएँ और उन्हें बता पाएँ कि एक्चुअली में उनको किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए या फिर जो नए निवेश हैं वो कैसे करने चाहिए। करेक्ट। तो जैसे आपने मुझसे बोला, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये बोलूँगा, आप अपना 10 से 15% पैसा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अंदर डाल दीजिए, आप देखेंगे कि 12 से 15% के रिटर्न्स आपको एक साल के अंदर मिल जाएगा। आप अपना 30 से 40% पैसा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के, मैं आपको ये एक जनरल गाइडलाइंस नहीं बता रहा हूँ कि सबके साथ ये करना चाहिए, आप थोड़ा बहुत अपने वेरिएशंस ला सकते हैं अपने फैक्टर अपना रहता है। हाँ, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, और आप अपने पोर्टफोलियोज़ को उस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। 40% पैसा आप अपना मल्टी एसेट आप अपना इक्विटी फंड्स के अंदर रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप के अंदर, और बाकी का थोड़ा सा डेट फंड्स के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप अपना जो डेट फंड का पैसा है उसमें से थोड़ा सा पैसा मूव कर सकते हैं, सो दैट आप वो जो डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके जो SIPs हैं वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है जिसके थ्रू आप एक वॉलेटाइल मार्केट को आराम से एवरेज आउट कर सकते हैं। तो आपकी अगर SIPs प्रॉपर चल रही है, आपके पास 10 से 15% पैसा मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के अंदर है, फंड आप अपने वेल्थ मैनेजर या फंड मैनेजर से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। अगर आप अपना फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, और अगर आप डेट फंड्स में आपने थोड़ा सा पैसा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट्स आपको रिटर्न्स नहीं देंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत बेहतरीन तरीका आपने बताया हमारे दर्शकों को कि वो कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, और मुझे लगता है कि आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई की। जो नए नियम आए उसे लेकर भी हमारी बातचीत हुई, उन नए नियमों पे आपने लोगों को समझाया कि उन्हें डरने की बजाय KYC कैसे अपडेट करना है और NRIs को क्या करना चाहिए, ये भी हमने लोगों को बता दिया। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा सवाल हो जो आप जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम जो अपना अगला एपिसोड लेकर आएंगे उसमें आपके सवालों के बेसिस पर भी हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे सवाल पूछेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, और आप भी ऐसे ही हमारे एपिसोड्स देखते रहें और हम आपके लिए ऐसे एपिसोड्स आगे भी लाते रहेंगे। अपने सवाल ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम आपकी जो बातें हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके मन में जो मुद्दे उठ रहे हैं, वो हम अपने गेस्ट से पूछ पाते हैं। तो बिल्कुल, तब तक के लिए देखते रहें जागरूक बिजनेस।